India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. गंगा प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की दिसंबर के दूसरे हफ्ते में सुनवाई तय कर दी है। एनजीटी ने अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई करने के ये निर्देश इसलिए दिए थे क्योंकि वे गंगा में अनुपचारित सीवेज के बहाव को रोकने में विफल रहे थे। पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया। एनजीटी ने 9 फरवरी को उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मूक दर्शक बने रहने और गंगा में अनुपचारित सीवेज के बहाव को रोकने के लिए उचित कार्रवाई नहीं करने के लिए फटकार लगाई थी। दरअसल एनजीटी ने 151 पन्नों के आदेश में ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करके दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, क्योंकि वो गंगा में ट्रीटमेंट के बिना सीवेज के प्रवाह को रोकने की अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहने पर इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई का आदेश 9 फरवरी को दिया गया था। इस दौरान एनजीटी उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाते हुए उसने कहा था कि वो महज मूक दर्शक बना हुआ है और गंगा में सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन लोन मामले में पूर्व आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दिए जाने के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो कि सीबीआई की ओर से पेश हुए, की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। एएसजी राजू ने हाई कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई थी, जिसमें कोचर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए इसे शक्ति का दुरुपयोग बताया गया। जस्टिस खन्ना ने एएसजी राजू से कहा, जहां तक धारा 41 सीआरपीसी का सवाल है, आपकी बात सही है, भाषा उतनी सख्त नहीं है, लेकिन फिर इस न्यायालय के कुछ निर्णय हैं जो दर्शाते हैं कि आपको गिरफ्तारी को उचित ठहराना होगा। जवाब में एएसजी ने कहा, गिरफ्तारी उचित थी। हाईकोर्ट का कहना है कि पर्याप्त सबूत नहीं थे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने दोनों को नोटिस जारी किया और एजेंसी द्वारा दायर अपील पर उनसे जवाब मांगा। नोटिस जारी करते हुए खंडपीठ ने मामले को सीबीआई द्वारा सह आरोपी वेणुगोपाल नंदलाल धूत को दी गई जमानत रद्द करने की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिका के साथ जोड़ दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि दंपति को सीबीआई ने 23 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था, जो उनके बेटे की शादी से कुछ हफ्ते पहले और मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के 3 साल से अधिक समय के बाद था। हाईकोर्ट ने 6 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था, जबकि मामले में उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद दोनों को जमानत देने वाले एक अन्य पीठ द्वारा जनवरी 2023 के अंतरिम आदेश की पुष्टि की थी। दंपति को वीडियोकॉन आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में सीबीआई ने 23 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसमें आरक्षण पर बिहार संशोधन कानून रद्द करने को चुनौती दी गई। कानून के तहत ओबीसी, एसटी, एससी के लिए आरक्षण प्रतिशत बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। आरजेडी ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार संशोधन कानून रद्द कर दिया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने नोटिस जारी करने और इसे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली लंबित याचिका के साथ जोड़ने पर सहमति जताई। आरजेडी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने कहा कि बिहार में 85% आबादी ओबीसी है। उन्होंने जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि यह अनुपात वर्तमान मामले पर भी लागू होता है। मामले में न्यायालय ने 3-2 बहुमत से माना कि 103वां संविधान संशोधन, जिसने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की, 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन करने के लिए मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपनी राय में कहा कि अधिकतम सीमा की सीमा लचीली नहीं है। न्यायालय ने पहले बिहार राज्य द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया था। न्यायालय ने विवादित निर्णय पर स्थगन देने से भी इंकार किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि रोजगार के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया कानून के अनुसार चल रही है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की हाईकोर्ट की पीठ ने 20 जून को जनहित याचिका पर बिहार आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 रद्द कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के कारण एक दोषी की सजा में छूट की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार द्वारा निर्णय ले पाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री को जेल से अपने कर्तव्यों का पालन करने पर कोई रोक है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह तब पूछा जब मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने के कारण एक दोषी की सजा में छूट की याचिका पर प्रक्रिया में देरी होने की जानकारी दी। कोर्ट को यह बताया गया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के कारण एक दोषी की छूट याचिका पर निर्णय लेने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि पहले इस पर कोई मामला सामने नहीं आया है। यह ऐसा पहला मामला है। हम इस मामले पर निर्देश लेंगे। साथ ही कोर्ट को यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस ओक ने कहा, आप इसके बारे में हमें बताएं, अन्यथा हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी शक्तियों का प्रयोग कर आदेश जारी करेंगे, क्योंकि इस तरह के मामलों को ऐसे रोका नहीं जा सकता। फिलहाल कोर्ट ने राज्य को इस मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए समय देते हुए सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय कर दी। दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ता हरप्रीत सिंह की महीनों से अटकी सजा माफी की याचिका दिल्ली सरकार के पास लंबित है, जिस पर निर्णय लेने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाशन जजमेंट में क्लियरली ले डाउन किया है, क्लियरली गाइडलाइंस है कि डीजीपी कैसे अपॉइंट होगा। उसी के फर्दर क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर्स है, जिसमें साफ कहा गया है कि आप एक्टिंग डीजीपी अपॉइंट नहीं कर सकते। एक्टिंग डीजीपी जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। और जो गाइडलाइंस है उसमें क्लियरली एक पूरा प्रोसीजर है, यूपीएससी का पैनल होता है, उसमें से सिलेक्शन होता है। अभी स्टेट ऑफ झारखंड ने रिसेंटली एक्टिंग डीजीपी अपॉइंट किया है बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए। तो उसी को लेके ये कंटेम्प्ट पिटीशन हमने फाइल। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल को रिहा करने का आदेश दिया। सिंघल के करीब 16 महीने लंबे कारावास और इतने कम समय में मुकदमा पूरा होने की संभावना न होने का हवाला देते हुए यह आदेश पारित किया गया।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ सिंघल की गिरफ्तारी और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्हें पिछले साल 9 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए गिरफ्तार किया था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी सिंघल की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि वह करीब 16 महीने से हिरासत में है। आगे यह भी कहा गया कि सिंघल का मामला पंकज बंसल फैसले के अंतर्गत आता है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आर्थिक अपराधों में कहीं न कहीं एक सीमा रेखा खींचनी पड़ती है। उन्होंने कहा, आप अर्थव्यवस्था को हिला नहीं सकते, बाजार के भरोसे को हिला नहीं सकते। हालांकि जज ने माना कि सिंघल के पास मजबूत मामला है क्योंकि गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए गए हैं। इस बिंदु पर सिंघल के लिए पेश सीनियर वकीलों ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि सिंघल को इस अपराध में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस खन्ना ने सिंघल की दोबारा गिरफ्तारी पर भी आपत्ति जताई। सिंघल को ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए जाने वाले नियमों और शर्तों पर रिहा करने का आदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ शर्तें लगाई गई जो इस प्रकार है। अपीलकर्ता धारा 438 उपधारा 2 सीआरपीसी की आवश्यकता का अनुपालन करेगा। इसके साथ ही अपीलकर्ता एक टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराएगा जिस पर ईडी के अधिकारी उसके ठिकाने और उपस्थिति का पता लगाने के लिए उससे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपीलकर्ता अपना पासपोर्ट सरेंडर करेगा और कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने की मंजूरी भी दे दी है। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। 24 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं की एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। संदीप घोष के खिलाफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने संस्थान में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें अस्पताल में शवों की तस्करी, बायोमेडिकल कचरे में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाई भतीजावाद आदि जैसे आरोप लगाए गए थे। इसकी जांच पहले कोलकाता पुलिस को सौंपी गई थी। 19 अगस्त को संदीप घोष के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया था। आपको बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। इसके बाद से ही यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे देश में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। डॉक्टर घोष की भूमिका पहले दिन से ही संदेह में रही और उन पर मामले को दबाने का भी आरोप लगा। सीबीआई ने कई दिनों की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें 2 सितंबर को अरेस्ट कर लिया था। उन्हें 10 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया। उधर पश्चिम बंगाल के नए अपराजिता कानून पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हमला करते हुए कहा कि यह बिल कोलकाता केस को कवर अप करने के लिए बनाया गया है। इस कानून का कोई मतलब नहीं है। तो ये तीनों लोग काफी थे, लेकिन आपको भी पता है कि ये घटना बहुत शर्मसार करने वाली थी देश को। तो आपने देखा होगा कि 2 चिट्ठियां ममता बनर्जी की आई थी, ऑनरेबल सीएम वेस्ट बंगाल की, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी था। तब हमारे यहाँ से जवाब गया वो तो ऑलरेडी है, आपने गठन नहीं किए, आपको पूरे जिलों में गठन करना चाहिए। फिर उन्होंने लिखा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, कोई कड़ा कानून होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कवर अप करने के लिए की गई कार्रवाई है। ये जो घटना घटी है वो बहुत शर्मनाक घटना है। और ये जो उसमें सुझाव आए कोई विषय तो अलग बात है। कई बार क्या होता है कि
कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसे समझते हैं जैसे संविधान में 3 सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। अब एक बार केरल की गवर्नमेंट ने क्या किया कि मैंने विदेश सचिव हम नियुक्त करेंगे, तो विदेश सचिव वो नियुक्त नहीं कर सकते ना, ऐसा ही कोई प्रयास इसमें करने की कोशिश की गई। गुजरात सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने हाल ही में नागरिकों की सुरक्षा के लिए मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून पारित किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के बाद गैर कानूनी और अमानवीय प्रथाओं के विरोध में दायर जनहित याचिका का निस्तारण किया। हाईकोर्ट ने साथ ही सरकार को नए कानून का उचित प्रचार करने के लिए कहा। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने 12 जुलाई को जनहित याचिका की विषय वस्तु और यह देखते हुए कि राज्य में काला जादू और अघोरी प्रथाओं जैसी अन्य अमानवीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोई कानून नहीं है, गुजरात सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह से जवाब मांगा था। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील GH विर्क ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रख्यापित कानून की एक प्रति, जिसे गुजरात मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं की रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 2 सितंबर को गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचित है। इसके बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस अधिनियम की धारा 11 राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का प्रावधान करती है। इसके बाद न्यायालय ने आदेश में कहा, यह अपेक्षित है कि धारा 11 के अनुसार अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाए जाएं और उन्हें यथासंभव कम समय में लागू किया जाए। हम यह भी चाहते हैं कि राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों का उचित प्रचार प्रसार सभी संचार माध्यमों जैसे समाचार पत्रों, राज्य सरकार के सोशल मीडिया हैंडल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट चैनलों जैसे समाचार पत्र, दूरदर्शन आदि के माध्यम से पर्याप्त समयावधि में करे, ताकि राज्य के लोगों को अधिनियम के तहत उन्हें दी गई सुरक्षा के बारे में पता चले। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह यह पता लगाएगा कि संपत्ति लेन देन में जारी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के सार्वजनिक निरीक्षण की मांग करने वाली याचिका में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं। आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि संपत्ति लेन देन मामलों में पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या भूमिका होती है। क्या आपको पता है पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में होता क्या है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक इंसान दूसरे को ऑथराइज करता है कि वो उनके बिहाफ पे काम करे। साधारण तौर पे 2 तरीके के पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो ब्रॉड फॉर्म देता है प्रॉपर्टी डीलिंग्स के लिए, जैसे सेलिंग या लीजिंग, एंड सेकेंड टाइप इज स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो एजेंट के पावर्स को स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पे लिमिट करता है। केस अभिषेक नाथ सरवारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में PIL वॉज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, जिसमें जनरल पावर्स ऑफ अटॉर्नी के लैक ऑफ पब्लिक एसेस के बारे में कंसर्न उठाया गया। देयर पिटिशनर आर्ग्यूड के लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, करप्शन और इलीगल डीलिंग्स को बढ़ावा मिलता है। सेक्शन 57 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत सिर्फ स्पेसिफिक पार्टीज जैसे एग्जीक्यूटर या उनके रिप्रेजेंटेटिव को ही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी मिल सकती है। ये डॉक्यूमेंट बुक 4 में रिकॉर्डेड होते हैं and in section 51 clause 3 they are exempted in public inspection. Now according to petitioner, अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत एसेसेबल बनाया जाए तो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी और करप्शन कम होगा, बिकॉज RTI सेक्शन 22 इनकंसिस्टेंट लॉज को ओवरराइड करता है। इन प्ली लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन वॉज डिमांडेड ताकि इस इशू को एड्रेस किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को पार्टी चिन्ह के रूप में कमल का उपयोग करने से रोकने के लिए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति PB वराले की खंडपीठ ने कहा कि याचिका प्रचार के लिए दायर की गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता से पूछा, आप अपने लिए नाम और प्रसिद्धि चाहते हैं और हमें भी प्रसिद्धि देना चाहते हैं, याचिका को देखें, आपने किस राहत का दावा किया है। इसके बाद न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता जयंत विपत ने 2022 में घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत राजनीतिक दल को मिलने वाले लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। विपत ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पंजीकरण के समय भारत के चुनाव आयोग को दिए गए वादे के उल्लंघन में नीतियों को अपनाने के लिए लाभ उठाने से पार्टी को रोकने के लिए निर्देश मांगे थे। उन्होंने कमल को पार्टी के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश भी मांगा था। अक्टूबर 2023 में सिविल कोर्ट ने तकनीकी आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया था। इसके बाद विपत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। इस साल मार्च में मद्रास उच्च न्यायालय ने भी टी रमेश नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक ऐसी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें भाजपा को कमल के फूल के प्रतीक के आवंटन को रद्द करने के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग की गई थी। यह तर्क दिया गया था कि चूंकि कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है, इसलिए इसे किसी भी राजनीतिक दल को आवंटित नहीं किया जा सकता और ऐसा आवंटन राष्ट्रीय अखंडता के लिए अपमान है। और कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.